जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण का जो अध्याय 16 है इसको कंप्लीट पढ़ेंगे। तो इसका नाम देख लीजिए ध्यान से। नाम है वनों की कटाई, शहरीकरण, ओजोन क्षय, ग्लोबल वार्मिंग एवं ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर का नाम है। इसकी जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे वो सारे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और इस चैप्टर के बाद मैं आपके लिए इसके नोट्स की PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इस वीडियो के हम अंत में इस अध्याय के जो सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। देखिए, हमारी अगली यूनिट है, उसका नाम है मानव निर्मित साधन एवं उसके क्रियाकलापों का प्रभाव। ठीक है, इसी का अध्याय है। तो पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, इस अध्याय में पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वनों की कटाई के बारे में, शहरीकरण नगरीकरण के बारे में, शहरीकरण का जो पारिस्थितिक संतुलन पर प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में, ओजोन क्षय, अम्लीय वर्षा और ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, जिससे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, और ओजोन क्षय से भी। ठीक है, पॉलीथीन और जो प्लास्टिक का उपयोग जिस तरीके से हो रहा है और उनका अपघटन अपमार्जक किस प्रकार से होगा, इन सब के बारे में इस अध्याय में डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ अपनी वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा, और चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर बढ़ते हैं। पहली हेडिंग देखिए यहाँ पर, वनों की कटाई। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि वनों की कटाई आजकल क्यों ज़्यादा बढ़ गई है, और वनों की कटाई से क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं हमारे पर्यावरण में, इन सब के बारे में आपको भली बाकी से अच्छा नॉलेज होगा। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जो महत्वपूर्ण चीज़ हैं जो परीक्षा के लिहाज से, उन्हीं पर हम यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं वनों की कटाई किस लिए हो रही। आजकल जो हम देख रहे हैं पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, बढ़ती जनसंख्या के कारण, आजकल जो फैक्ट्री हैं, औद्योगिकरण है ना, उपभोक्तावाद, यानी कि हम लोग भी बहुत सारी चीज़ों के उपभोक्तावाद हो गए, उन चीज़ों के बिना नहीं रह सकते हैं। तो इन सभी की पूर्ति के लिए क्या हो रहा है, आजकल जंगलों को भारी मात्रा में काटा जा रहा है। आप देखते होंगे कि पहले के समय में जंगल काफ़ी ज़्यादा थे और दिन ब दिन जंगल हमारे कम होते जा रहे हैं। इनका क्या कारण है कि जनसंख्या भी बढ़ रही है, हम देखते हैं उद्योग फैक्ट्री भी ज़्यादा लग रही हैं, और चूँकि हम अपने उपभोग के लिए, ईंधन इत्यादि की प्राप्ति के लिए जंगलों से और भी कई सारे की जो औषधियाँ होती हैं उन सब की पूर्ति के लिए हम जंगलों का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं, और उनको वृक्षों को काटा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें, देखिए अगली हेडिंग है हमारी कि वनों की कटाई का पारिस्थितिक संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जो हमारा इकोसिस्टम है पर्यावरण का, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है वनों की कटाई से। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि वनों की कटाई से इनमें से कौन सा एक प्रभाव पड़ता है और कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, देखना, बाढ़ और सूखा आता है। जब वनों की कटाई होती है तो वहाँ क्या होता है कि एकदम से बाढ़ भी आ जाती है और वहाँ सूखा भी पड़ता है। दोनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है उसमें भी हानि होती है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी पत्तियाँ भूमि पर गिरती हैं और उसको जो उपजाऊ है वो बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण भी अधिक होता है। देखिए, जब वन नहीं होंगे तो वायु प्रदूषण जाहिर सी बात है अधिक होगा, और वन हमारा क्या करते हैं, वायु को भी शुद्ध करने का कार्य करते हैं। हमें पता है कि वन कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन के लिए छोड़ते हैं। इसलिए वन हमारी जो एयर प्यूरीफाई, एक नेचुरल एयर प्यूरीफाई की बात करें, वो क्या है, हमारा वन है, पेड़ हैं, पौधे हैं। लेकिन आजकल हम घरों में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक प्यूरीफाई आ गए हैं। ठीक है, लेकिन सबसे जो बेस्ट होगा वो पेड़ पौधे ही होंगे। ठीक है, इसलिए आपको भी पेड़ पौधे जरूर लगाना चाहिए। देखिए, वनों की कटाई से बहुत सारी जो प्रजाति हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। आपने देखते होंगे या सुनते होंगे, पहले कई सारे जानवर होते थे और उनकी कई सारी प्रजातियाँ होती थी। चूँकि अब जंगल या वन नष्ट हो गए तो उस कारण से वो उनका भी जो निवास स्थान है उसको लेकर भी संकट उत्पन्न हो गया, जिससे कि बहुत सारी जातियाँ विलुप्त हो गई हैं। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है वनों की कटाई से, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी का तापमान है, टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिससे कि हमारा पूरा इकोसिस्टम अनबैलेंस हो रहा है। ठीक है, ये सारे इसके रीज़न हैं। और हम बात करें जल संसाधन में भी कमी, चूँकि जल, देखिए जब अच्छे पेड़ पौधे होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर वर्षा अच्छी होगी, आपने भी देखा होगा। ठीक है, तो इस कारण से इन सभी जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो रही हैं पर्यावरण में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, शहरीकरण और नगरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। शहरीकरण और नगरीकरण दोनों बात एक ही होती है, यानी यहाँ शहरों में जाकर रह लें या फिर उसको नगर भी कहते हैं।
ठीक है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से भली बाकी पता भी होगा, और बाकी हम यहाँ पे डिस्कस करने ही वाले हैं। जो फैक्ट हैं वो मैं आप यहाँ पे आपके लिए बताने वाला हूँ, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए, भारत में जो नगरीकरण की व्यवस्था है वो किस प्रकार से है, या फिर क्या वर्तमान कंडीशन है या पहले, इसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, नगरीकरण एक सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र की जनसंख्या का बड़ा भाग कस्बों और नगरों में संकेंद्रित हो जाता है, यानी कि वहाँ जाकर रहने लगता है। जैसे कि हम यहाँ पर सामान्य भाषा में बात करें कि जो गांव कस्बे हैं जहाँ पर कुछ मूलभूत आवश्यकता नहीं है या आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो कुछ लोग अपना काम धंधा या जॉब के पर्पज़ से बाहर कहाँ पर जाते हैं, सिटियों की ओर आगे जाते हैं। आप में से भी बहुत सारे विद्यार्थी गांव से पढ़ाई के लिए कहाँ पर शहर में जाकर रह रहे हैं। तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे वहाँ पर ही अपना निवास स्थान बना लेते हैं और वहीं पर परमानेंट रहने लगते हैं, चूँकि उनका आय का साधन सिटी में हो गया। तो इसी प्रकार जब आपकी जॉब हो जाएगी तो आप भी गवर्नमेंट जॉब के लिए हो सकता है किसी सिटी में रहने लगे, और फिर वहाँ पर आप अपने ही घर का मकान बना लें, और फिर आप परमानेंट कहाँ के निवासी कहलाएंगे, शहर के जिस भी शहर में आप रह रहे हैं। तो उसी को हम शहरीकरण या नगरीकरण कहते हैं, जो गांव कस्बों से निकलकर और एक सिटी में जाकर रहने लगते हैं। चूँकि वहाँ पर अच्छी सुविधाएँ होती हैं, जो भी संसाधन होते हैं वो सारे सिटी में अच्छे, गांव की कंपेयरिंग सिटी में अच्छे से मिल पाते हैं। आपकी जो क्लासेस है आपने भी देखा होगा कि गांव पर उतने अच्छे आपको संस्थान, स्कूल, कॉलेज नहीं मिल पाते हैं, और लेकिन आप जब शहर की ओर जाते हैं तो वहाँ पर ये सारी सुविधाएं एक ही जगह आपको मिल जाती है। अब हम यहाँ पर फैक्ट वाइज जानकारी की बात करते हैं, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ष 1901 की जनगणना में बात करें, जो नगरीय जनसंख्या है वो थी भारत में 20.34%। इसको याद रखना, आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि 1901 की जो जनगणना हुई थी उसमें नगर की टोटल जनसंख्या कितनी थी, तो 20.34% भारत में, यानी टोटल जितनी भी जनसंख्या उसका इतना प्रतिशत जो भाग है वो शहरों की ओर, जो शहरों में निवास कर रहे थे। ठीक है। देखिए, वर्ष 2001 की जनगणना की बात करें तो इसमें बढ़कर जनसंख्या शहरों में हो गई 28.53%, यानी कि 2001 में जो शहर में जनसंख्या बढ़ गई। ठीक है। अब इसी के बाद वर्ष 2011 में बात करें तो और बढ़ गई। 2011 में कितनी हो गई, शहरों में जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो 30% हो गई कुल जनसंख्या का। अब अनुमानता बात करें कि परीक्षा में पूछ सकते हैं कि वर्ष 2030 तक ऐसा अनुमान है कि जो गांव कस्बे हैं यहाँ से निकल कर लोग, उनका टोटल जनसंख्या का लगभग 40.76% जनसंख्या कहाँ रहने लगेगी, नगर है या शहर है वहाँ पर रहने लगेगी। ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको हो सकता है वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर ना लग रही हो, लेकिन आपको क्लियर समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ, जिस स्थान पर हूँ, वहाँ से आपके लिए क्लासेस ले रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपकी क्लास बिल्कुल मिस ना हो, तो मैं जिस कंडीशन में जहाँ पर भी हूँ वहाँ से मैं आपकी क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सपोर्ट करते रहिएगा, और आपको जो भी डाउट या जो भी क्वेरीज होती है नीचे कमेंट्स में बताना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करें कि नगरीकरण के कारक क्या है, यानी कि नगर में रहने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रशासनिक कारक होता है सबसे महत्वपूर्ण। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे आपको सर्टिफिकेट या फिर बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक कार्य होते हैं जिनको कराने के लिए नगर में जाना पड़ता है, या जिसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, वो काफ़ी अच्छा सिटियों में होता है। ठीक है। आपको एक ही जगह पर काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, तो इसी कारण बहुत से देखिए लोग शहर में की ओर पलायन कर जाते हैं। और एक रीज़न प्रशासनिक कारक का ये और होगा कि जो भी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं वो प्रशासनिक कर्मचारी कहलाते हैं, चूँकि प्रशासन के अंदर कार्य करते हैं, तो उनको जो भी मीटिंग वगैरह होती है, जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो सिटी में अच्छी मिलती हैं, इसलिए वो सिटी में जाकर रहने लगते हैं नगर में। औद्योगिक कारण हो सकते हैं कि कुछ लोग उद्योग फैक्ट्री में काम करते हों, तो वो उद्योग फैक्ट्री कहाँ पर रहती है, सिटी में, अक्सर सिटी के पास ही रहती है, तो कुछ लोग इस कारण भी नगर में जाकर रहने लगते हैं। ठीक है। अगला होता है परिवहन कारक, चूँकि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अच्छा कहाँ पे मिलता है, नगरों में जाकर मिलता है, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे काम धंधे भी हो सकते हैं। इस कारण भी लोग गाँव से निकलकर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। व्यापारिक कारक हो सकता है, यानी कि व्यापार के मकसद से बहुत से लोग कहाँ से, गाँव कस्बों से निकल कर कहाँ सिटियों की ओर चले जाते हैं और वहीं अपना निवास बनाकर रहने लगते हैं। संसाधन कारक, बहुत सारे संसाधन, चूँकि मनुष्य अपना जीवन में उपयोग करता, उपभोग करता, उनको कई सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है, तो वो भी आपके लिए सिटी में बेहतर मिलते हैं। शैक्षणिक कारण, जैसे कि आप में से भी कई सारे विद्यार्थी होंगे जो शैक्षणिक कारण से, यानी कि पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए सिटियों में जाकर तैयारी कर रहे हैं।
अगला हो गया पर्यटन कारक भी होता है। देखिए पर्यटन कारक का क्या मतलब है यहाँ पर कि जो सिटी है उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे स्मारक या कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो पर्यटन के लिहाज से काफ़ी अच्छी होती हैं और जहाँ पर कुछ लोग भ्रमण के लिए जाते हैं। ठीक है, ये सारे रीज़न हो गए नगर में रहने के, तो हमने देख लिया। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है इनमें से कौन सा एक नगर में पलायन करने का कारण नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा जितनी भी फैसिलिटीज़ हमें गांव की तुलना में सिटियों में अक्सर मिलती है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कोविड के कारण लोग सिटी से गांव की ओर उल्टा आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिटियों में उतनी तेज़ी से कोविड भी फैल रहा है। तो दोस्तों तो देखिए आपको बस आप हो सकता है आय के पर्पज़ से आप आगे पलायन करते हैं इस प्रकार से, लेकिन आप जहाँ भी रहें अपना हमेशा जो हेल्थ है उसको इम्पोर्टेंस दें। अब आगे हम बात करते हैं, देखिए अगली हेडिंग की ओर हम बात कर रहे हैं शहरीकरण का जो पारिस्थितिक संतुलन है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बहुत से लोग गांव से निकलकर या फिर छोटे छोटे जो उनके बस्तियां हैं वहाँ से निकलकर शहर की ओर पलायन कर रही हैं, जिससे इकोसिस्टम पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। हमारा जो पर्यावरण है उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है, वो किस प्रकार से पड़ रहा है यहाँ पर जान लेते हैं। देखिएगा कि सबसे पहले आप देखते हो शहरों में स्थान की समस्या और आवास की कमी होती जा रही है। जैसे कि आपने कोई प्लॉट बहुत पहले लिया होगा, हो सकता है वो आपने 2 लाख का लिया हो, लेकिन वर्तमान में जगह की इतनी समस्या हो गई उस 2 लाख के प्लॉट की कीमत लोग 20 लाख भी देने को तैयार हों। क्यों? क्योंकि सिटी में जगह उतनी है लिमिटेड, उससे आगे नहीं जा सकते, या फिर जाएंगे तो बहुत दूर हो जाएगी सिटी, उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए गाँव से लोग निकल कर सिटी में आ रहे हैं शहरों में, तो वहाँ पर जो निवास है आवास की दिक्कत सबसे ज़्यादा हो रही है। अब दूसरी बात करें सामाजिक जो सुख सुविधा है उनकी भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपने देखा होगा कि जो सुख सुविधाओं के सामान जैसे बिजली पानी हो गया, आपने देखा आपके शहरों में भी गर्मियों के समय जो नगर पालिका पानी सप्लाई करती है उसकी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि नगर में शहरी जो जनसंख्या वो ज़्यादा है और पानी का उपयोग या बिजली का उपयोग ज़्यादा करती है, तो इन सारी जो सुविधा हैं उनमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, यानी पर्यावरण पर इनका भी प्रभाव पड़ता है। ऊर्जा संकट, ठीक है, ऊर्जा भी काफ़ी ज़्यादा देखिए सिटियों में ज़्यादा खपत होती जाए, आप इलेक्ट्रिक जो भी चीज़ यूज़ करते हैं तो गाँवों की तुलना में सिटियों में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या फिर इस प्रकार से जो समस्या आती है, और जब एक दिन ही नहीं मिलती तो आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जलापूर्ति की कमी की हम बात कर ही चुके हैं, जो जल की पूर्ति है उसकी भी समस्या शहर में आ रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर अगली हेडिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। ओजोन क्षय, जिसको ओजोन क्षरण भी कहा जाता है, तो इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए इसकी जो फैक्ट वाइज जानकारी उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि पृथ्वी की सतह से हम बात करें तो ऊपर 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक आप जाएँ तो वहाँ पर आपके लिए ओजोन जो परत है वो मिलती है। कहाँ से? पृथ्वी की सतह से ऊपर 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक बात करें तो ओजोन परत पाई जाती है, जो हमारी पर्यावरणिक किरण होती है उनसे हमारी सुरक्षा करती है। आपने देखा कई सारी समस्याएं आती है, जो डायरेक्ट हानिकारक पर्यावरण किरण है उनको ओजोन परत अवशोषित कर लेती है और उनको हम तक आने से रोक लेती है पहले ही। देखिए सर्वाधिक जो सांद्रण, सबसे ज़्यादा इसका सांद्रण की बात करें तो वो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कहते हैं, वो कहाँ पर ज़्यादा होगी? समताप मंडल में जो ओजोन परत है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। यानी कि समताप मंडल कहाँ होगा? पृथ्वी की सतह से आप ऊपर 12 किलोमीटर जाएं और 12 किलोमीटर से फिर ऊपर 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएं, तो 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो ओजोन परत है उसकी जो डेंसिटी या सांद्रता है वो अधिक होती है। ध्यान से सुनना और समझना। देखिए बिल्कुल फैक्ट वाइज क्वेश्चन है, ऐसे परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए जो ओजोन परत है उसको पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है। रक्षा कवच क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सूर्य से हानिकारक जो पर्यावरणिक किरण आती हैं उनको ओजोन परत अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी तक आने से रोकती है, तो जिस कारण हमारी जो स्किन डिसीज़ हैं और तमाम तरह की समस्या है उससे हमें बचाव मिलता है, इसलिए इसको पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। अब आपसे परीक्षा में ऐसा पूछ सकते हैं कि पृथ्वी का रक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो आप बताएं किसको कहा जाता है? ओजोन परत को कहा जाता है। अब देखिए सर्वप्रथम जो ओजोन परत इसका प्रमाण किसने दिया था? जोसेफ फरमन ने इसको प्रमाणित किया था कि ओजोन परत है इस प्रकार से जो हमारी पर्यावरणिक किरण है इनसे मानव की जो हानिकारक विकिरण आती है उनको अवशोषित करके सुरक्षा करती है, रक्षा करती है। ठीक है, तो इसको सर्वप्रथम प्रमाण किसने दिया? जोसेफ फरमन ने दिया। इसके बाद तमाम तरह की इस पर सर्च हुई, तो वो आपको अभी इतना ज़्यादा याद नहीं रखना, बस ओजोन जो क्षय है ओजोन परत इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है उनको आपको याद रखना है।
चलिए अब हम जानते हैं, अब हम बात करें कि ओजोन क्षरण है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो आपको पता होगा कि जो प्रमुख हानिकारक गैसें हैं इन्हीं के कारण ओजोन जो क्षरण होती जा रही है, यानी जो ओजोन का सुरक्षा कवच उसमें कहीं ना कहीं छेद होता जा रहा है। इस कारण से पृथ्वी तक जो हानिकारक पराबैंगनी किरण है वो पहुंच रही हैं और तमाम तरह की डिसीज़ बीमारियां फैल रही हैं। तो सबसे प्रमुख कारण है इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे कि जो किससे आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एसी रेफ्रिजरेटर आप जो घरों में यूज़ करते हैं तो इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का यूज़ होता है, जो हमारे वायुमंडल के लिए या पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। इसी के कारण ओजोन परत में छेद हो रहा है। एक नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, तो ये जेट विमानों उर्वरक इत्यादि से निकलने वाली जो गैस होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, इससे भी ओजोन परत को काफ़ी क्षति पहुंच रही है। एक हेलोस गैस भी होती है जो क्लोरोफ्लोरो का जो कार्बन है इसी के समान होती है। बस आपको 3 नाम याद रखना है कि ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार जो गैस है वो कौन कौन से होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और हेलोस। ठीक है, इनको आप याद रखना अच्छे से, परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए ओजोन परत के क्षरण के प्रभाव, यानी कि ओजोन परत में छेद हो गया या उसमें जो छेद हो रहा है तो उस कारण से क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। मानव को तमाम तरह की जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो इसके कारण हो रही है, क्योंकि ओजोन में जो छेद है या उसका क्षरण हो गया, इस कारण से जो पराबैंगनी विकिरण है जो हानिकारक है वो पृथ्वी तक आसानी से पहुँच पा रही हैं। खाद्य उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है। आप देखते होंगे जो फसल उत्पादन है या फिर जो भी खाद्य सामग्री उस पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, अच्छी फसल नहीं होती इस कारण से और तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। जलीय पारितंत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, यानी कि जल में रहने वाले जीव जंतु हैं उसका जो भी एटमॉस्फेयर होता है, अंदर पर्यावरण होता है, तो उस पर भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। काफ़ी जीव जंतु मृत हो जाते हैं या फिर वहाँ पर जो भोजन समस्या उनके लिए हो जाती है, इस कारण से जो तमाम तरह की प्रॉब्लम हो रही है। अब आगे हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा या अम्ल वर्षा, जिसके बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, अम्लीय वर्षा। अब यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं कि अम्लीय वर्षा क्या होती है या फिर किन गैसों के माध्यम से मिलकर जो अम्लीय वर्षा है वो होती है। तो यहाँ पर इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिए SO2 जिसको आप सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, SO2 जब वायुमंडल में पहुँच जाती है तो जल से मिलकर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है। कौन? सल्फर डाइऑक्साइड है, वायुमंडल में जाएगी और जल से यानी कि HO2 से मिलकर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है। ठीक है, और इसके बाद ये क्या होता है, जब सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फेट निर्माण हो जाता है तो धरातल पर जो वर्षा है उसके रूप में धरातल पर गिरता है। इसी को हम अम्ल वर्षा कहते हैं, जो काफ़ी हानिकारक होता है। पेड़ पौधों या जिस मकान बिल्डिंग पर गिरता है तो उसको क्षति पहुंचाता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम अम्ल जो वर्षा है, इसका अम्ल वर्षा शब्द प्रयोग किसने किया, इसको लेकर प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। आप बताएंगे आंगस स्मिथ। ठीक है, कब? 1858 ईस्वी में आंगस स्मिथ ने अम्ल वर्षा शब्द का प्रयोग किया। बस इतनी जानकारी आप याद रखना, चूंकि हमारे सिलेबस में बिल्कुल एज अ टेज है तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपको नोट्स से संबंधित जो भी क्वेरीज हैं वो आप टेलीग्राम चैनल पर डालिए, तो वहाँ मैं आपके लिए रिप्लाई देता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अन्य विषय को मैं पढ़ा चुका हूँ कंप्लीट, तो अब आपके लिए एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने की कोशिश करना चाहिए ताकि आप परीक्षा से पहले अपनी तैयारी उसको कर पाएँ। इसको लेकर मैंने सेपरेट वीडियोज़ भी बनाई है स्ट्रेटजी वाली, उनको देख लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो अम्ल वर्षा इसके प्रभाव देखते हैं। देखिए जो अम्ल वर्षा इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं या किस पर इसका प्रभाव पड़ता है, जैसे कि मैंने आपके लिए अभी बताया, तो इसको वनस्पति पर भी प्रभाव पड़ता है। जब वनस्पति पर अम्ल वर्षा हो जाती है तो वो उसमें काफ़ी क्षति पहुंचती है, पूरा वनस्पति जो पेड़ पौधा है वो नष्ट हो जाता है। वन्य जीव पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। वन्य जीव यानी कि जो वन में जो भी जीव जंतु रहते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँचती है। इमारत बिल्डिंग इसकी बात करें तो इस पर भी जैसे अम्ल वर्षा होती है तो एक एसिड टाइप से ही होता है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँचाता है और मानव स्वास्थ्य को भी अम्ल वर्षा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है या क्षति पहुंचाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, जो हरित गृह प्रभाव है, जिसको आप देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं या हरित गृह भी इसके नाम से जानी जाती है। जिसके बारे में हम जो महत्वपूर्ण जानकारी उसको लेते हैं यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पर एक प्राकृतिक घटना है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव है एक प्राकृतिक नेचुरल घटना है, नेचुरल एक्सीडेंट है। ठीक है, तो देखिए इसको ध्यान से समझना कि ग्रीन हाउस है, इसी के कारण पृथ्वी का जो निचला वायुमंडल है गर्म बना रहता है।
पृथ्वी का जो हम नीचे का एटमॉस्फेयर देखें वो गर्म क्यों बना है, क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव ही जिम्मेदार है उसके लिए। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव किस प्रकार से जिम्मेदार है कि यहाँ पर कुछ गैसें मौजूद होती हैं जो पृथ्वी पर सूर्य की किरणों को तो आने तो देती हैं लेकिन यहाँ से जाने नहीं देती, यानी उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे कि यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प इत्यादि क्या करते हैं, जो सूर्य की विकिरण आती है उनको अवशोषित कर लेते हैं और यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। ठीक है, वो किरण यहाँ से परावर्तित होकर वापस रिटर्न नहीं जा पाती, इस कारण से यहाँ का एटमॉस्फेयर बढ़ जाता है। इसलिए आजकल हम देखते हैं हमारा वायुमंडल काफ़ी ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। देखिए ये सभी हरित ग्रह की तरह व्यवहार करती हैं, इसीलिए जो ग्रीन हाउस है इसको हरित ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं, जहाँ पर आपने सुना वो कांच के घर बनाए जाते हैं, वो क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर कांच के घर में आप देखते हैं कि ऊपर से सूर्य की विकिरण उसमें आ जाती है लेकिन यहाँ से रिटर्न होकर उतने अच्छे से नहीं जा पाती या जाति परावर्तित नहीं होती है, तो वहाँ पर ये सारी गैसें मौजूद होती हैं जो उन विकिरणों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वहाँ पर थोड़ा सा एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा सर्दीले जो हमारे प्रदेश हैं तो वहाँ पर हेल्प मिलती है। अब आगे हम बात कर रहे हैं कि पॉलीथीन एवं प्लास्टिक का उपयोग और उनका अपघटक अब मारा जाएगा। इसके बारे में हम देखिए, आपको भली भांति अच्छे से पता होगा पॉलीथीन और प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए और उनसे क्या क्या परेशानी हो सकती है। हमारे देखिए बार बार ऐसा इसको बैन भी लगता रहा है लेकिन फिर से मार्केट में वापस पॉलीथीन आ जाती हैं। ठीक है, आप खुद अपने से भी जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक पॉलीथीन हमारे जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, वहाँ से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो आप भी जब भी मार्केट जाएँ तो घर से ज़रूर एक थैला लेके जाएँ, कोशिश करें कि पॉलीथीन ना लें। चलिए हम बात करें कि पॉलीथीन भी एक प्रकार से प्लास्टिक का ही रूप है ना। प्लास्टिक को काफ़ी ज़्यादा उसको फैक्ट्रियों में इस प्रकार से बनाया जाता है, पतला कर दिया जाता है और उसमें हम सामान रख के आसानी से, सब्जी अक्सर इसमें हम लाते हैं बाज़ार से कोई भी सामान, जो पॉलीथीन होती है वो प्लास्टिक का ही रूप है। देखिए इस पर अम्ल, क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि अम्ल और क्षार है इत्यादि का प्लास्टिक है पॉलीथीन, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ये आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय नहीं होती, कई सालों तक एज अ टेस्ट बनी रहती है। इस प्रकार से हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। पर्यावरण में इसके कारण कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत, त्वचा कैंसर जैसी भयानक जो बीमारियां हैं वो हमारे जो पर्यावरण है इसमें पॉलीथीन या प्लास्टिक की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इतनी मात्रा में हो गया कि वो हमारी जो मिट्टी उसको भी अनुपजाऊ तक कर दे रहा है और उसके माध्यम से कई सारे हम फसल उगाते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं उसके गुण आ जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक हैं। और आप देखते हैं प्लास्टिक का उपयोग खाने के इत्यादि सामान रखने में भी बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों कि प्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं, उनके लिए देखिए आपसे पूछे कि प्लास्टिक के उदाहरण हैं अथवा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। अंतिम हेडिंग है इस अध्याय की, इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए पॉलीविनाइड जो क्लोराइड है वो प्लास्टिक का उदाहरण है। पॉलीस्टाइरीन है जो भी ये भी क्या है प्लास्टिक का उदाहरण। टेफ्लॉन हो गया, बेकेलाइट, ये सारे नाम याद रखना, तो सारे किसके उदाहरण हैं? प्लास्टिक के। दोस्तों जो भी क्लास में यहाँ पर आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, तो जिन नोट्स को मैं यहाँ पे आपके लिए तैयारी कर रहा हूँ, इन नोट्स की आपके लिए जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से आप इनको डाउनलोड कर लेना और अपना प्रिंट निकाल के इनको रिवीजन के लिए उपयोग कर सकते हैं, ताकि आपको परीक्षा से पहले या फिर जब भी आप इसको रिवीजन करें तो आपको आसानी हो सके। ठीक है, चलिए हम इस अध्याय के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उनकी ओर आगे बढ़ते हैं। यदि अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। इसका हम इसका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनको देखते हैं। चलिए जल्दी से हम इस अध्याय का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, जैसे ही प्रश्न में आप परीक्षा में आपके एज अ टेस्ट सेम आएंगे तो इनको ध्यान से समझते हैं और आपने वीडियो ध्यान से देखिए समझिए तो आपसे आसानी से प्रश्न बन जाएंगे। वनों की कटाई तथा पारिस्थितिक संतुलन है, इस पे जो प्रभाव है, इस हेडिंग से हम देखते हैं कैसा प्रश्न आएगा एग्जाम में। वनों की कटाई के प्रमुख कारण हैं शहरीकरण, ईंधन की मांग, कृषि आधारित उद्योग और ऐसा भी। तो हमें पता है सारे रीजन है, तो उत्तर होगा ऐसा भी। ठीक है, वनों की कटाई के प्रभाव निम्न में से हैं ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़ एवं सूखा, जल संसाधनों की कमी, है सभी। तो मैंने आपके लिए पढ़ाया है इसके बारे में कि वनों की कटाई से क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये सारे प्रभाव पड़ रहे हैं। उत्तर होगा D। अगला प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है वनों की कटाई का कारण निम्नलिखित में से कौन है ना?
कृषि भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि, लकड़ी ईंधन की बढ़ती मांग, सी है टिम्बर व कृषि पर आधारित उद्योग का प्रचलन, और डी है ये सभी। तो हमें पता है सारे रीजन की वजह से वनों की कटाई हो रही है, तो उत्तर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन वनों की कटाई का एक प्रभाव नहीं है? बाढ़ और सूखा, वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि जो वनों की कटाई से सारी समस्याएं आती, बाढ़ भी आती, सूखा भी, वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या तो है ही है, तो उत्तर होगा यहाँ पर डी वाला। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं कि प्रायः वनों की कटाई से कौन सी प्रजाति विलुप्त हो गई है? एशियाटिक चीता, हिमालयी भेड़िया, एल्बिरा चूहा, और ये सभी। देखिए, चूँकि हमने बात की जो वनों की कटाई, इससे कई सारी प्रजाति हैं जो जीव जंतु हैं उनकी नष्ट हुई हैं, तो ये सारी प्रजाति हैं वो नष्ट हुई हैं, तो नाम याद रखना, उत्तर होगा यहाँ पर डी। चलिए अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं, जो शहरीकरण है। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो ध्यान से देखना और समझना। यहाँ पे प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है? ठीक है, यानी कि जो शहरीकरण उसका नेगेटिव जो इफेक्ट है वो नहीं है। साफ सफाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य समस्या, कचरा निस्तारण, अच्छे बाजार की संभावना। तो यहाँ पर जो नेगेटिव प्रभाव है वो आपके लिए बताना है कौन सा एक इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साफ सफाई की समस्या आती, हमने देखा है सिटियों में, स्वास्थ्य समस्या भी आती, कचरा की समस्या भी आती, लेकिन अच्छे बाजार की संभावना हमेशा होती है, तो यहाँ पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा, तो उत्तर होगा डी। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से शहरीकरण के प्रभाव है, यानी कि शहरीकरण के क्या प्रभाव है? पानी की कमी, अच्छा रहन सहन स्तर, आवास की समस्या, और ये सभी। तो जो शहरीकरण है उसके क्या क्या प्रभाव है, तो यहाँ पर आपके लिए बताना है। इसी प्रकार से परीक्षा में आपका प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, पानी की कमी होती है, अच्छा जो रहन सहन स्तर है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। क्यों आ जाती है? देखिए, आपने देखा वो स्टैंडर्ड तो बढ़ जाता है, लेकिन जो समस्या मूलभूत आवश्यकता है, देखिए एक चीज़ के लिए ज़्यादा लोग होते हैं, इस कारण से जो अच्छा रहन सहन स्तर है, कहीं ना कहीं खान पान की बात करें हर चीज़ की, तो उनमें प्रभाव पड़ता है। आवास की समस्या आती है, तो उत्तर होगा डी वाला। शहरीकरण के कारण निम्नलिखित किस नगर का विकास हुआ है? तो शहरीकरण के ही कारण, देखिए भारत सरकार ने जो शहरीकरण है उसके कारण कुछ बहुत सारे जो शहर थे, सिटियाँ थी, उनका विकास किया है। तो यहाँ पर उनको नगर का नाम याद रखना, बहुत सारे नगर सरकार ने खुद बसाए थे, ताकि वहाँ पर फैक्ट्रियाँ और तमाम तरह की चीज़ लगाकर जो लोग बाग हैं उनको वहाँ पर निवास कराया जा सके, जिससे कि जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो। तो उस शहर का नाम देखिए यहाँ पर जमशेदपुर, बोकारो, और सी है भिलाई, और डी है ये सभी। तो देखिए इसी प्रकार से परीक्षा में आएगा आपके सामने, तो आपको हमेशा इसके जो सही उत्तर है उसको याद रखना होगा। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? उत्तर होगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली विधिवत जनगणना कब की गई थी? ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारत में जो पहली विधिवत, यानी कि जो सरकार ने पूरी अच्छे से जो जनगणना है रिकॉर्ड में जिसको रखा है, वो जनगणना कब की गई? ठीक है, विधिवत। इससे पहले भी कई सारी जनगणना की गई, उनको हमें नहीं याद रखना। जो विधिवत है सही तरीके से जिसको की गई उसको याद रखना है, तो वो याद रखेंगे 1881 ईस्वी में की गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत में तीव्र नगरीय विकास का काल कब से माना जाता है? यानी कि जब बहुत ज़्यादा तीव्र इसमें प्रोसेस हुआ, यानी नगर एकदम से डेवलप होना स्टार्ट हुए, तो वो कौन सा समय था? तो इस प्रकार से आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे परीक्षा में, तो आपको सही उत्तर बताना है। तो वर्ष 1961 से 2011 के बीच भारत में जो एकदम से नगरीय विस्तार है वो बढ़ा है। ठीक है, अब अगली हेडिंग है ओजोन क्षय, अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव। काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो यहाँ से प्रश्नों को ध्यान से समझना। और कुछ ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जो हम थ्योरी में कवर नहीं कर पाए हैं, तो वो प्रश्न आप यहाँ से डायरेक्ट याद रख लेना, आपको परीक्षा में सीधा बेनिफिट मिल जाएगा। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणों को, एक्स किरणों को, पराबैंगनी किरणों को और बीटा किरणों को। तो मैंने आपके लिए बताया था कि जो ओजोन परत है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरण है उनको अवशोषित कर लेती। उत्तर होगा सी। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, तो सल्फर मिश्रित जो अत्यधिक हानिकारक गैस है वो कौन सी होगी? तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड होगी, SO2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत पतली या नष्ट हुई है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अंटार्कटिका में और जापान में। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा इसके न्यूज़ के पे कि जो अंटार्कटिका है वहाँ पर ओजोन परत है पतली हो गई या नष्ट होने पे है, क्योंकि वहाँ पर देखिए जो गैसें हैं इसके बारे में हमने पढ़ा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड है ना, तो काफ़ी मात्रा में उपयोग की जाती हैं। अगला प्रश्न है
ओजोन परत में छिद्र करने के लिए किस देश का अधिक योगदान रहा, यानी ओजोन जो परत उसमें छेद करने में कौन से देश ने सबसे ज़्यादा हानिकारक गैसें उपयोग की हैं? तो रूस, जर्मनी, अमेरिका, जापान। तो उत्तर आपके लिए बताना है, तो होगा उत्तर सी अमेरिका। अमेरिका देखिए जितना आगे है वो क्यों है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें जो हानिकारक गैस है उनका यूज़ किया जाता है, जिस कारण से ओजोन परत में सबसे ज़्यादा छेद करने में जो योगदान है वो किसका है? अमेरिका का, याद रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO के नाम से जानते हैं, मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि 4 उत्तर हैं। ए ओजोन O3 जिसको कहते हैं परत को नष्ट करती है, यह ऑक्सीजन O2 से प्रतियोगिता करती है और हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है, यह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की सांद्रता वातावरण में कम करती है, और उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी वाला, यह ऑक्सीजन O2 से प्रतियोगिता करती है और हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा, जिसको एसिड रेन भी कहते हैं, का मुख्य कारण है कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके लिए इसका सही उत्तर बताना। सही उत्तर होगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। मैंने आपके लिए इसके बारे में पढ़ाया है। आगे बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है, यानी एक सही मिलान नहीं, वो बताना है। तो यहाँ पे 4 उत्तर आपके सामने, ध्यान से देखना। ग्रीन हाउस प्रभाव, जल वाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए सम्मिलित नहीं है, उसको बताना है। वैश्विक तापन, नाइट्रोजन एवं ओजोन। देखिए ओजोन से हमारा ताप है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो सही मिलान इसका ही नहीं है, बी वाला उत्तर होगा। ठीक है, बाकी हमारे सभी राइट होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में ऐसे कौन सा देश अम्ल वर्षा में सबसे अधिक प्रभावित है, यानी कि ऐसा देश है जो अम्ल वर्षा सबसे ज़्यादा प्रभावित है? जर्मनी, नॉर्वे, हंगरी और इटली। तो देखिए इसका प्रश्न आपको, ऐसा प्रश्न परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा नॉर्वे। जीके का क्वेश्चन भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय क्या यौगिक है ना, अम्लीय यौगिक है, उसके बारे में बताना है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रिक अम्ल और ये सभी। तो अम्लीय यौगिक कौन सा है? तो उत्तर होगा डी वाला, सभी अम्लीय यौगिक हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? ठीक है, कौन एक कारक है? वाहनों से निकली गैस, पेड़ पौधों से निकली गैस, भट्टियों से निकली गर्म हवा और रसोई गैस। तो इसका उत्तर बताना है, तो बताइए अब जल्दी से कमेंट्स में, इसका उत्तर क्या होगा? देखिए जो भी हमारी जो विश्व में ऊष्मायन यानी कि जो हमारा टेम्परेचर है वो अधिक हो रहा है, वाहनों से निकली गैसों के कारण हो रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। आगे हम बात करते हैं, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अपशोषण करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो देखिए किसका वो अपशोषण करते हैं पेड़ पौधे? आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड का अपशोषण करते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो महासागर उसमें जल की जो वृद्धि हो रही है उसका क्या रीज़न है, क्या कारण है? तो ध्रुवीय जो हमारे पोल हैं वहाँ पर बर्फ का पिघलना रीज़न है, ए वाला उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। सामान्य प्रशीतन कारक क्लोरोफ्लोरोमीथेन, फ्रियोन एवं NO2 एक गंभीर प्रदूषक है। यह वर्षा को रोक देता है, हीमोग्लोबिन को नष्ट कर देता है, वायुमंडलीय O3 परत को क्षति पहुंचाता है, वायुमंडलीय तापमान घटा देता है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा सी वाला, वायुमंडलीय O3 परत को क्षति पहुंचाता है। मैंने आपके लिए पढ़ाया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जितने भी हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर है, जो AC उपयोग होते हैं, उनसे ओजोन परत को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँच रही है। आगे बात करें हम, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा है? वनों कटाव के कारण, विकिरण जिसको रेडिएशन कहते हैं इसके कारण, मरुस्थलीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर जो जीवन है इसको लेकर खतरा है, क्यों है? देखिए जो रेडिएशन है इसके कारण सबसे ज़्यादा खतरा है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता बहुत अधिक हो गई, इसका कारण क्या है? कि रेफ्रिजरेटर का अधिक उपयोग, तेल व कोयले का अधिक ज्वलन, वनों का काटन और उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए वर्तमान ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता बहुत अधिक हो गई है। देखिए उत्तर इसका जो होगा वो डी होगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है
की सांद्रता बहुत अधिक हो गई। ग्रीन हाउस, अच्छा ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है, मैंने ओजोन परत समझा, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता बहुत अधिक हो गई है, तो किस कारण से? इन सभी के उपयोग के कारण हो गई है, तो उत्तर होगा डी। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण होता है? वायुमंडल में O3 की परत कारण, पृथ्वी पर पहुंचने वाला अवरक्त प्रकाश, वायुमंडल में CO2, SO2 और CH4 के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से कौन सा उत्तर होगा? उत्तर होगा सी वाला, ठीक है। किसके कारण होता है? मैंने आपके लिए बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन इसके कारण से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो अभी देखिए ग्रीन हाउस गैस पूछ लिया, कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन और मैथेन। तो आपके लिए अब उत्तर बताना है, तो आप कौन सा बताएंगे? कौन सा उत्तर होगा? देखिए कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी होगी? यहाँ पर मैथेन है, वो ग्रीन हाउस गैस होगी। चलिए आगे देखते हैं, जो पॉलीथीन और प्लास्टिक है इसके उपयोग और अपघटक से कैसे क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में। कि भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम खालिस्तान का प्रयोग रोकता है। कागज़ के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले और चमड़े के थैले। देखिए हमारे भारत में भी और दूसरे देशों में इस प्रकार से काफ़ी चलन रहा है बार बार कि पॉलीथीन का उपयोग ना करें, प्लास्टिक का उपयोग ना करें। तो एक प्लास्टिक का थैला ले लें। यहाँ पे क्या कहा? प्रदूषण को रोकने के लिए बनाया गया नियम खालिस्तान का प्रयोग रोकता है। देखिए कागज़ के थैले, चमड़े के थैले और यहाँ पे क्या है? नायलॉन के थैले, है ना। तो प्रदूषण को रोकने के लिए बनाया गया नियम खालिस्तान का प्रयोग रोकता है। यानी जो प्रदूषण रोकने के लिए नियम बनाए, लेकिन इनमें से एक है जो उस नियम को रोकता है, यानी कि रूल तोड़ता है। प्लास्टिक के थैले तोड़ेगा, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। तो पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस क्या चीज़ होगी? तो वो होगा प्लास्टिक होगा, ठीक है। हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। प्लास्टिक आसानी से अपघटित नहीं होता है, एज अ टेस्ट कई वर्षों तक सेम बना रहता है। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन और सभी। तो मैंने आपके लिए प्लास्टिक के जो प्रकार उसको बताया था, तो ये सारे प्लास्टिक के प्रकारों का उत्तर होगा डी। चलिए अंतिम जो प्रश्न है इस अध्याय का वो देखते हैं। रेडियो, टीवी के चेस, गियर तथा प्लाई की लकड़ी आदि को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का, टेफ्लॉन का, बेकेलाइट और पॉलीथीन का। तो इन सभी को देखिए जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो बेकेलाइट है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा अध्याय कंप्लीट हो गया। इसके जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते थे वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाए। और अन्य विषय को पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, प्लेलिस्ट बनाकर डाल दी गई, वहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना जहाँ से आपको नोट्स वगैरह अच्छे आसानी से प्राप्त हो सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए मैं आप थोड़ा सा एक डाउट और क्लियर कर दूं इसी वीडियो में कि आपके लगभग क्या आपके जो 16 अध्याय हैं वो कंप्लीट हो गए, 4 अध्याय और शेष रहेगा, उनको जल्दी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम जो बाल विकास सबसे महत्वपूर्ण विषय है उसको पढ़ेंगे। तो आप रेडी रहिए बिल्कुल एकदम से। और अन्य विषय की जो वीडियोज़ हैं उनको एक दिन में 4 से 5, 3, 4 इस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखने की कोशिश की ताकि आपका जो सिलेबस है समय पर कंप्लीट हो सके। सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी चैनल पर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।